आज से हम नया विषय पढ़ेंगे विश्व का भूगोल। और विश्व के भूगोल के अंतर्गत पहला जो चैप्टर है वो द सन, सूर्य के बारे में पढ़ेंगे। देखो सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है। अब क्वेश्चन यहाँ से ये उठता है कि तारा होता किसे है, कहते किसे हैं, होता क्या है तारा? देखो तारा उसे कहते हैं जिसका अपना प्रकाश हो, जिसका अपना प्रकाश हो। अब देखो अपना प्रकाश तो मोमबत्ती का भी होता है। क्या मोमबत्ती एक तारा होगा? नहीं। जिस खगोलीय पिंड का, खगोलीय पिंड किसे कहा जाता है? जो ब्रह्मांड में घूमता हुआ एक विशाल आकार का पिंड होता है उसे खगोलीय पिंड कहा जाता है। जिस खगोलीय पिंड का अपना प्रकाश होता है उसे तारा कहते हैं। तो तारा है एक सूर्य। सूर्य की कुछ विशेषताएं हैं। देखो पहली विशेषता सूर्य की जो है वो है कि सूर्य का जो आकार है वो पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा क्या है? तो 13 लाख गुना बड़ा क्या है? पृथ्वी से सूर्य है। सूर्य का यदि आकार देखेंगे तो पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। मतलब कहने का आशय यह है कि 13 लाख पृथ्वी को यदि हम इसमें रखेंगे तो वे फिक्स आ जाएगी इसमें। जैसे ये बड़ा गोला है, छोटे छोटे गोलियां यदि हम ले, मान लिया ये एक छोटी सी पृथ्वी, ये भी पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी, तो ऐसी ऐसी पृथ्वियाँ इस सूर्य में 13 लाख आ जाएगी। तो पृथ्वी जो है पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है सूर्य। पहला यदि यहाँ से क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन यदि पूछा जाता है कि इसका व्यास कितना है। देखो व्यास किसे कहते हैं? व्यास यहाँ से यहाँ तक की दूरी को कहा जाता है। मतलब जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या है और त्रिज्या का दुगुना जो होता है वो व्यास होता है। तो पूछा जाता है इसका व्यास कितना है, सूर्य का व्यास कितना है? तो सूर्य का व्यास है 13 लाख 92,000 किलोमीटर। इतना व्यास है पृथ्वी का। सूर्य का 13,92,000 किलोमीटर सूर्य का व्यास है। अब देखो सूर्य का व्यास देख लिया हमने, सूर्य का आकार देख लिया। यदि हम देखेंगे इसका भार देखे, द्रव्यमान देखे, इसका भार देखे या द्रव्यमान देखे तो इसका भार या द्रव्यमान कितना है? देखो भार द्रव्यमान तो बहुत ज़्यादा है इसका। देखो आप लिख सकते हो 1990, ठीक है। मिलियन 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 टन। देखो कितना भार है इसका। भार या द्रव्यमान देखेंगे तो 1990 मिलियन 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 टन इतना है। 1 मिलियन में कितने होते हैं? 1 मिलियन में कितने होते हैं? 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख। तो 1990 10 लाख, फिर 10 लाख जीरो, फिर 10 लाख, फिर 10 लाख, इतने टन है इसका भार। सूर्य का भार कितना है? 1990 मिलियन 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 टन। तो आगे देखें, यदि हम इस सूर्य की आयु को देखते हैं कि एक तारे की आयु कितनी होती है और तारे में हमारे सूर्य की आयु कितनी है, तो हमारे सूर्य की आयु जो है वो है 10 अरब वर्ष। हमारे सूर्य की कुल आयु यदि हम देखेंगे तो कितनी है? 10 अरब वर्ष। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि हम आयु कैसे पता कर देते हैं कि इसमें आयु इतनी होगी। क्या कम और ज़्यादा नहीं हो सकती? हाँ बिल्कुल कम और ज़्यादा हो सकती है, परंतु कुछ वैज्ञानिक फैक्ट है, तथ्य हैं जिसके आधार पर हमने ये आयु निश्चित की है। हाँ उसको हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे करोड़ के अंतर्गत मैं इसको पढ़ाऊँगा कि आयु को कैसे फिक्स किया गया। हाँ अब बात आती है कि अभी वर्तमान में इसकी आयु कितनी है। तो वर्तमान में जो आयु है, वर्तमान की जो आयु है वो कितनी है? 4.7 अरब वर्ष। कह सकते हैं हम कि आधी आयु चली गई है सूर्य की और आधी आयु बच रही है, शेष है। और कुछ साल बाद, मतलब यदि बात करें 5.3 अरब वर्ष बाद हमारा सूर्य खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और यदि सूर्य समाप्त हो गया तो पृथ्वी का भी विनाश हो जाएगा। अब दिमाग में एकदम ये आता है कि हाँ हमारा सूर्य खत्म हो जाएगा। अभी बहुत ज़्यादा वर्ष है, 5.3 अरब वर्ष है। तो टेंशन की कोई बात नहीं है,
आप पढ़ते रहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इसका संगठन, इसका आकार कैसा है। देखो ये आग का गोला है, सीधा मैं यदि आपको कहूँ तो ये आग का गोला है। जैसे आग का गोला दिखाई देता है ऐसे ही हमें ये दिखाई देता है, सूर्य दिखाई देता है। यदि हम इसकी विभाजन की बात करें, हम इसकी बनावट की बात करें, तो इसमें सबसे अंदर का जो भाग है उसे कहते हैं क्रोड़। सबसे पहले जो अंदर का भाग है उसे क्या कहते हैं? क्रोड़। यदि हम क्रोड़ को पढ़े कि इसमें होता क्या है और इसका टेम्परेचर, तापमान या कुछ भी इसके अंदर क्या क्या प्रक्रिया होती है वो देखें तो पढ़ते हैं क्रोड़ को। सबसे अंदर का जो भाग होगा उसको क्रोड़ कहेंगे। क्रोड़ में क्या होता है? क्रोड़ में देखो हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है। और मैंने थोड़ी देर पहले आपको यही कहा था कि इसकी आयु हम इसमें देखेंगे। इन्हीं दोनों के आधार पर किसी भी तारे की आयु को निश्चित किया जाता है। हाइड्रोजन इसमें 71% है और हीलियम इसमें 29% है। अब देखो हाइड्रोजन और हीलियम इसमें है, इसी के कारण ये एक सूर्य है, तारा है, इसी के कारण इसमें प्रकाश है, इन दोनों के कारण। अब देखो हाइड्रोजन क्या होता है? क्रोड़ के अंदर एक प्रक्रिया होती है जिसको कहते हैं नाभिकीय संलयन। देखो नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि 4 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2, 3 और 4 हाइड्रोजन मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं, He। हीलियम का निर्माण करते हैं और उसके साथ साथ में ऊर्जा भी निकालते हैं। ऊर्जा मतलब गर्माहट, गर्मी, ठीक है, या प्रकाश कह सकते हैं हम। उसके साथ साथ में ऊर्जा भी निकालते हैं। मतलब कहने का ये है कि नाभिकीय संलयन की जो प्रक्रिया होती है वो क्रोड़ में होती है। पूछा भी जाता है कि सूर्य में कौन सी प्रक्रिया होती है, तो सूर्य में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। देखो यहाँ से 2 प्रक्रिया होती है। एक तो नाभिकीय संलयन जिसमें नाभिक में 4 हाइड्रोजन मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं, और एक होता है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन जो होता है वो होता है परमाणु बम में, ठीक है। परमाणु बम में क्या होता है? एक अणु से 3 अणु बनते हैं, फिर उन 3 अणु से कितने अणु बनेंगे? 27 अणु बनेंगे, फिर उन 3 अणु से कितने अणु बनेंगे? ऐसे ही टूटते रहते हैं। ये विखंडन है, टूटना। परंतु सूर्य में टूटते नहीं है, सूर्य में जुड़ते हैं, इसलिए नाभिकीय संलयन कहा गया। 4 हाइड्रोजन मिलकर हीलियम का निर्माण कर रहे हैं, ऊर्जा बनी है। अब देखो ये जो जितने भी हाइड्रोजन होंगे उतने मिलकर हीलियम का निर्माण करेंगे, और जब हीलियम का निर्माण करेंगे तो प्रकाश उत्पन्न होगा, प्रकाश उत्पन्न होगा, एक तारा बनेगा। अब इसी के आधार पे कहा गया कि हमारे प्रकाश में केवल 71% हाइड्रोजन बचा है। मतलब आगे जो बनेंगे वो 71% तक ही बन सकते हैं। जब वो सारे जो एक कन्वर्ट हो जाएंगे हीलियम में तो क्या होगा? हमारे सूर्य का जो प्रकाश है वो खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। मतलब हमारे सूर्य की जो एज है, आयु है, खत्म हो जाएगी। तो इसी आधार पे मैंने वहाँ कहा था कि हमारे सूर्य की जो आयु अभी तक है वो 4.7 अरब वर्ष है। देखो जब ये नाभिकीय संलयन हो जाता है, नाभिकीय संलयन होता कैसे है? देखो किसी भी वस्तु को तोड़ने में आसानी होती है परंतु जोड़ने में ज़्यादा ऊर्जा लगती है। तो यहाँ से दिमाग में आया कि नाभिकीय संलयन ज़्यादा तापमान पे होता है। और मैं कह सकता हूँ कि क्रोड़ का जो तापमान है, जो अंदर का क्रोड़ है उसका तापमान, इसका तापमान जो अंदर है, सबसे अंदर है, उसका तापमान कितना है? 10⁻7 डिग्री सेंटीग्रेड। 10⁻7 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पूछा जाता है क्रोड़ का तापमान कितना है? 10⁻7 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि नाभिकीय संलयन क्या होता है, ये क्या होता है, ठीक है, सब कुछ बता देंगे। आगे बढ़ते हैं, दूसरा मंडल पढ़ते हैं। दूसरा मंडल कौन सा है? देखो दूसरा मंडल है प्रकाश मंडल। देखो ये क्रोड़ था, क्रोड़ के बाद हम बाहर की ओर आए, बाहर की ओर आएंगे तो कौन सा आएगा? प्रकाश मंडल।
देखो इसका नाम प्रकाश मंडल क्यों पड़ा? इसका नाम प्रकाश मंडल इसलिए पड़ा क्योंकि इसी मंडल से प्रकाश निकलता है। देखो यदि मैं कहूँ आपसे कि जैसे कोयला है, मान लिया कोई कोयला है, कोई भी वस्तु ले लूँ मैं, मान लिया कोयला है, ठीक है। जब ये जलना शुरू होगा तो अंदर से जलेगा, अंदर से जलेगा और हमें ये वाली स्थिति जो दिखाई देगी, यहाँ से प्रकाश निकलता हुआ दिखाई देगा। ऐसे ही सूर्य में होता है, सूर्य अंदर से जलता है, अंदर से जलता है तो बाहर से हमें उसके ऊपर की जो परत है वो दिखाई देगी प्रकाश मंडल में, मतलब उसे ही हम प्रकाश मंडल कहेंगे। हम कह सकते हैं, सीधी सी बात जो है वो ये कह सकते हैं कि जो हमें पृथ्वी से सूर्य दिखाई देता है, आंखों से देखते हैं जो हम, जो अभी भी हमें दिखाई दे रहा है, वो केवल प्रकाश मंडल है। ना तो हम करोड़ को देख सकते हैं, ना हम वर्ण मंडल को देख सकते हैं, ना हम कोरोना का देख सकते हैं। हम देखेंगे बस सीधा प्रकाश मंडल को, क्योंकि प्रकाश वहीं से यहाँ आ रहा है तो हमें भी प्रकाश मंडल ही दिखाई देता है। अब देखो प्रकाश मंडल का जो तापमान होता है, वो जो तापमान है वो है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि प्रकाश मंडल का तापमान कितना है? प्रकाश मंडल का तापमान है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरी बात यह है कि प्रकाश मंडल का रंग कैसा है? तो प्रकाश मंडल का रंग जो है वो हल्का लाल रंग है, हल्का लाल रंग, ठीक है। प्रकाश मंडल का रंग हल्का लाल रंग है। देखो प्रकाश मंडल में भी कुछ प्रक्रिया होती है। देखो प्रकाश मंडल में क्या क्या होता है। यदि हम प्रकाश की बात करें, मान लिया ये हमारा सूर्य है, ठीक है। सूर्य से प्रकाश निकलता है और सूर्य से प्रकाश जो निकलता है वो पृथ्वी पर पहुंचता है। ये पृथ्वी है, सूर्य से प्रकाश निकलता है, पृथ्वी पर पहुंचता है। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सूर्य का कितना प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। अब यदि मैं आपसे कहूँ कि सूर्य पृथ्वी है 13 लाख गुना बड़ा है, तो 13 लाख गुना बड़ा है तो बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, और पृथ्वी बस थोड़ी सी है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि सूर्य का सारा प्रकाश पृथ्वी को पहुंच जाए। तो कुछ प्रकाश होगा ना, तो कुछ प्रकाश, वो कितना प्रकाश है जो पृथ्वी तक पहुंचता है? पहला क्वेश्चन तो वो है 2 अरबवा भाग। कितना? 2 अरबवा भाग। सूर्य के प्रकाश का 2 अरबवा भाग पृथ्वी को मिलता है, ठीक है। या मैं परसेंटेज में कह सकता हूँ तो 0.005%, इतना परसेंट जो है वो प्रकाश का जितना भाग है वो पृथ्वी को मिलता है। अब यहाँ से क्वेश्चन भी आता है कि सूर्य से पृथ्वी तक जाने में प्रकाश को कितना समय लगता है। देखो हर बुक में कुछ ना कुछ अलग अलग दे के रखता है, परंतु माना वो जाता है जो एनसीईआरटी में है। एनसीईआरटी में क्या कहा गया है कि पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। 15 करोड़ किलोमीटर है, हमारे सामने है। अब यदि हम प्रकाश की चाल देखेंगे, प्रकाश की चाल कितनी है? प्रकाश की चाल है 3 गुना 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। ये प्रकाश की चाल है, 3 गुना 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। अब 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर तक जा सकता है प्रकाश, ठीक है। अब देखो 1 सेकंड में इतना किलोमीटर जाता है, तो 15 करोड़ किलोमीटर कितनी सेकंड में जाएगा? तो 15 करोड़ किलोमीटर जाता है, समय लगता है 500 सेकंड। 500 सेकंड का समय लगता है, ठीक है। अब 500 सेकंड का समय लगता है तो उसमें यदि मैं कहूँगा उसे समय में बदलेंगे तो 60 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो 6×8 = 48, यानी कि 8 मिनट हो गया, 8 मिनट हो गया। और सेकंड कितनी बची है? 20 सेकंड होगी। तो मैं कह सकता हूँ 8 मिनट 20 सेकंड में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचता है। एक तो ये यहाँ होता है। दूसरी बात और भी होती है, प्रकाश मंडल में एक प्रक्रिया और होती है जिसे हम कहते हैं सौर कलंक। मतलब कि जैसे ये प्रकाश मंडल है, ठीक है, ये प्रकाश मंडल है और ये है पृथ्वी।
ये सूर्य का प्रकाश मंडल है। जब यहाँ से मान लिया, देखो यहाँ से जो सूर्य से प्रकाश जाता है पृथ्वी तक, तो वो बंडलों के रूप में जाता है। ऐसे नहीं जाता कि मतलब स्पीड से जा रहा है, पानी की तरह जा रहा है, नहीं, वो बंडल के रूप में जाता है। छोटे छोटे बंडल होते हैं, ऐसे छोटे छोटे बंडल होते हैं जिनमें गुच्छों के रूप में कह सकते हैं हम, गुच्छों के रूप में जाता है। और उन बंडलों को ही फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। तो सूर्य से पृथ्वी तक जो सूर्य का प्रकाश जाता है वो किस रूप में जाता है? फोटोन के रूप में, बंडल के रूप में, बंडल के रूप में जाता है। अब यहाँ से यदि मैं कहूँगा कि जैसे ये सूर्य का प्रकाश है, प्रकाश मंडल है, यहाँ से एक बंडल उठ गया, यहाँ से एक बंडल उठेगा तो यहाँ प्रकाश तो खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जब यहाँ प्रकाश समाप्त हो जाएगा तो यही इसी स्थान पर क्या होगा? एक काला धब्बा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? काला धब्बा। और इस काले धब्बे को ही क्या कहते हैं? सौर कलंक। सौर का मतलब सूर्य, कलंक का मतलब कलंक, सौर कलंक। इसी काले धब्बे को सौर कलंक कहते हैं। अब देखो ये सौर कलंक कभी घटता है क्योंकि फोटोन जा रहे हैं स्पीड से, कभी बढ़ता है, कभी कभी अंदर की जो प्रोसेस है वो तेज हो जाती है, कभी घटता है कभी बढ़ता है, कभी घटता है कभी बढ़ता है। तो यहाँ से पूछा जाता है कि ये कितने साल तक घटता है? काला धब्बा जो है वो 11 वर्ष तक घटता है और 11 वर्ष तक बढ़ता है। इसका जो काल चक्र है मैं कह सकता हूं कितने साल का होगा? 22 वर्ष का होगा। यदि इसका काल चक्र देखें, सौर कलंक का काल चक्र कितने वर्ष का होता है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, तो 22 वर्ष का होता है सौर कलंक का काल चक्र। तो प्रकाश मंडल से हमने ये देखा। एक और है, प्रकाश मंडल से और चीज़ देखनी है कि कभी कभी क्या होता है कि जो ये बंडल है, ये बंडल एक साथ बहुत तेज़ी से चलते हैं, तो बहुत तेज़ी से चलते हैं, स्पीड से चलते हैं और ऐसे चलते हैं, ऐसे मतलब ऐसे हो जाता है कभी कभी। और ये सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाते हैं। ये जो लपटें हैं आग की, ये सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाती है। और जब ये सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलती है तो क्या होता है? ये पृथ्वी की ओर जाती है। अब पृथ्वी की ओर जाएगी, या तो ये उत्तरी ध्रुव पर जाती है या ये जाती है दक्षिणी ध्रुव पर। या तो ये उत्तरी ध्रुव पर जाती है या दक्षिणी ध्रुव पर जाती है। क्यों जाती है? ये एक मैग्नेट की तरह काम करता है पृथ्वी, या तो नॉर्थ पोल पे चिपकेगा जाकर या साउथ पोल पे जाएगा। जब ये जो तरंगे हैं ये उत्तरी ध्रुव पर जाकर टकराती है, उत्तरी ध्रुव पर जाकर टकराती है तो इसका नाम कुछ और होता है। और जब ये दक्षिणी ध्रुव पर जाकर टकराती है तो इसका नाम कुछ और होता है। जब उत्तरी ध्रुव पर जाकर टकराती है इसका नाम है ओरैया बोरियोलिस। बोरियोलिस, ओरैया बोरियोलिस। और जब ये दक्षिणी ध्रुव पर जाकर टकराती है तो क्या होता है? ओरैया ऑस्ट्रेलियस, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया है ना नीचे, ऑस्ट्रेलियस कहलाएगा। तो ये जो तरंगे हैं, इन तरंगों में विद्युत चुंबकीय तरंग होती है और यहाँ जाके टकराती है। जब ये यहाँ जाके टकराती है उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं उन सबको ख़त्म कर देती है, समाप्त कर देती है। तो कभी कभी हो जाता है ऐसा भी, और उसको ही ओरैया बोरियोलिस जब उत्तरी ध्रुव पर टकराएगी और जब दक्षिणी ध्रुव पर टकराएगी तो उसे ओरैया ऑस्ट्रेलियस कहते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, दूसरा मंडल पढ़ते हैं। अब देखो इसके बाद जो मंडल आता है वो कौन सा आता है? प्रकाश मंडल के बाद आता है ऊपर का वर्ण मंडल। अब देखो ये प्रकाश मंडल है, इससे ऊपर आता है वर्ण मंडल। देखो वर्ण मंडल किसे कहते हैं? वर्ण मंडल का मतलब, देखो वर्ण का मतलब क्या होता है? रंग, रंग होता है। वर्ण मंडल का जो रंग होता है, वर्ण मंडल जिस रंग में हमें दिखाई देता है वो है श्वेत, बिल्कुल सफेद, श्वेत। अब देखो प्रकाश में रंग होता है, हमें पता है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं हमें पता है, परंतु ये रंग कहाँ से मिलते हैं? उस प्रकाश को वे रंग कहाँ से मिलते हैं? उस प्रकाश को रंग
वर्णमंडल से मिलते हैं, मतलब वर्णमंडल से ही उस प्रकाश को रंग मिलते हैं। और कितने प्रकार के रंग होते हैं? 7 प्रकार के रंग होते हैं। अब देखो 7 प्रकार के रंग आपको पता भी है, विबग्योर आपने पढ़ा भी होगा, VIBGYOR, ये 7 रंग होते हैं प्रकाश में, और ये सातों के सातों रंग वर्णमंडल से मिलते हैं। वी का मतलब वोयलेट, बैंगनी कह सकते हैं हम, ठीक है। आई का मतलब इंडिगो, आसमानी कह सकते हैं हम। बी का मतलब ब्लू, नीला कह सकते हैं। जी का मतलब ग्रीन, हरा कह सकते हैं। वाई का मतलब येलो, पीला। ओ का मतलब ऑरेंज, संतरी या नारंगी कह सकते हैं। आर का मतलब रेड, लाल रंग। तो ये 7 रंग मिलते हैं हमें, जो वर्णमंडल में प्रकाश में मिक्स होकर हमें उसी के कारण दिखाई देते हैं। देखो ये आपको लाल रंग दिखाई दे रहा होगा, क्यों? क्योंकि ये लाल रंग का प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है जो आपकी आंखों तक जा रहा है, इसलिए आपको ये लाल रंग दिखाई दे रहा है। ये आपको इसी कलर का दिखाई दे रहा होगा जिस कलर का है, क्योंकि ये इसी कलर को उत्सर्जित कर रहा है और सभी को अवशोषित कर रहा है। कैसे? देखिए, देखो होता क्या है, जैसे हमारी आंखें हैं, ये हमारी आंखें हैं, मान लिया ये हमारी आंख है, ठीक है, और ये है सूर्य, सूर्य का प्रकाश। अब ये कोई वस्तु है, मान लिया वस्तु है, और ये वस्तु किस कलर की है? नीला कलर है, दिख भी रहा होगा आपको, ये नीला कलर है, ठीक है। अब क्या होगा, सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ेगा और ये सातों का प्रकाश इस पर पड़ेगा, और 7 में से केवल एक रंग इसने उत्सर्जित करा, वो है नीला रंग। वो है कौन सा? नीला रंग। और वो नीला रंग सीधा आंखों में जाकर गिरा, और अब हमें ये वस्तु कैसी दिखाई दे रही है? नीली। यदि लाल रंग उत्सर्जित करता तो लाल दिखती, पीले रंग उत्सर्जित करता तो पीला रंग दिखता। हाँ, यदि ये कोई भी रंग उत्सर्जित नहीं करता, सारे के सारे अवशोषित कर लेता, तो हमें कैसे दिखाई देता? काला। काला रंग ऐसा रंग है जो सारे के सारे अवशोषित कर लेता है, उत्सर्जित नहीं कर पाता, वो काला दिखाई देता है। और जो सारे उत्सर्जित कर देता है, मतलब जैसा टकराया ऐसे ही निकल गया, वो जो आपको ये दिखाई दे रहा होगा, देखो वाइट। जो सफ़ेद होता है वो सफ़ेद पूरे के पूरे रंग को उत्सर्जित कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं कोरोना। अब देखो कोरोना नाम सुनते ही सार कुछ और आता है दिमाग में, पर वो नहीं है जो हम सोच रहे हैं। कोरोना सूर्य की सबसे बाहरी परत है, ठीक है। यदि देखें ये है, मान लिया सूरज, मान लिया ये सूरज है, और सूरज की जो ऊपर की जो परत है ना, ये वाली ये क्या है? ये कोरोना है। ये गोलाई जो है इसकी, ये कोरोना है। अब देखो कोरोना डेंजर है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ भी कोरोना, और क्या है खतरनाक? कोरोना से ही एक्स किरणें निकलती है, एक्स किरणें, जिससे हमारे एक्सरे होते हैं, जिससे हमारे शरीर का एक्सरे होता है ना, जिन किरणों से, उससे ही कोरोना से ही एक्स किरणें निकलती है। अब ये कोरोना से जब एक्स किरणें निकलती है, क्या ये हमारे लिए लाभदायक है, हानिकारक है? ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, क्योंकि ये हमारी हड्डियों को या हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। यदि कोई भी व्यक्ति 1 महीने में 6 से 10 बार एक्सरे लगातार करा दे तो उसे चला नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी हड्डियों में जो कमजोरी, बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाएगी, उसकी मजबूती ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि होता क्या है, अब देखो एक्सरे होता क्या है, मान लिया ये मेरा हाथ है। अब एक्सरे जो मांसपेशियाँ होती है और जो ये खाल होती है, जो भी, परंतु हड्डियों के अंदर से नहीं निकल पाती, इसलिए दूसरी तरफ बस हड्डियों का ढांचा दिखाई देता है। जो हम एक्सरे देखते हैं वो हड्डियों का दिखाई देता है। तो इसका मतलब कहने का आशय यह है कि एक्सरे जो किरणें हैं वो हड्डियों से टकराकर वापस चली जाती है और सारों से निकल जाती है। जब निकलती है सभी से, हर जगह से निकल जाती है, वो तो ब्लैक हो जाता है, हड्डियों से निकल कर जाती है, तो वो हड्डियों से टकरा के वापस जाती है, तो वो क्या होता है? वाइट। यदि हमने एक्सरे देखा हो, तो यदि बार बार ऐसे ही होता रहे तो हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए ही हमारे लिए एक्स किरणें भी कमज़ोर हो, मतलब बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। हाँ, ये कोरोना
किरणें, कोरोना हमें कब दिखाई देता है और एक्स किरणें हमारे लिए क्यों कम, मतलब क्यों ज़्यादा हानिकारक है, मैंने आपको बताया। अब कोरोना दिखाई देता है हमेशा सूर्य ग्रहण के समय। सूर्य ग्रहण के समय हमें कोरोना दिखाई देता है। देखो प्राचीन सभ्यता में, प्राचीन काल में या अभी भी रूढ़िवादी है कि सूर्य ग्रहण हो रहा है। कुछ कोई व्यक्ति सूर्य को काटने के लिए जा रहे हैं, आप घर में बैठ जाओ, खाना ना पकाओ, खाना उससे पहले पका लो, धूप में ना जाओ, बाहर ना जाओ, ये सही है। परंतु इसे हमने मजहबी धर्म या कुछ एक पर्टिकुलर दूसरी दृष्टि से देखा। यदि हम इसे साइंस की दृष्टि से देखेंगे तो साइंस कहता है कि ऐसा ही करो, पर इसके पीछे साइंस है। साइंस क्या है? देखो अब ये जो बाहर का हिस्सा है वो सबसे ज़्यादा सूर्य ग्रहण में दिखता है। कैसे? अब देखो ये हमारे पास सूर्य है, ठीक है, ये हमारे पास चंद्रमा है और ये हमारे पास क्या हो गया? पृथ्वी, ठीक है, ये हमारे पास पृथ्वी, ये है सूर्य ग्रहण। इस समय होता है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण का मतलब जब सूर्य ना दिखाई दे, सूर्य ग्रहण कहलाएगा। कैसे? क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश मंडल है उसकी किरणें इस पर पड़ेगी और टकरा के वापस चली जाएगी और सूर्य तक, मतलब पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाएगी। जाएगी तो कौन सी किरणें जाएगी? जाएगी केवल कोरोना वाली किरणें जाएगी और कोई सी नहीं जाएगी। ये जो जाएगी बीच वाली जो प्रकाश मंडल की जाएगी, ये वापस होके चली जाएगी। कहने का आशय यह है कि जो सूर्य हमें दिखाई देगा वो ये वाला हिस्सा नहीं दिखाई देगा, बीच वाला ये नहीं दिखाई देगा, ये दिखाई देगा जो हमारे पास बराबर का है और इसमें ही कोरोना है, इससे ही एक्स किरणें निकलती है। इसलिए कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण वाले दिन बाहर ना निकले, क्योंकि उस समय जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है वो केवल एक्स किरणों का आ रहा है, ना कि प्योर प्रकाश है। ठीक है, तो ये हमारे समझ में आया। हमने आज सूर्य देखा, सूर्य से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वनडे एग्जाम में वो हमने देखे हैं। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।